Let us start. Hello, welcome to economics class. We have started with the chapter of aggregate demand and aggregate supply. उसके अंदर हमने क्या किया? Firstly, shapes of aggregate demand and aggregate supply. Then we have done how the aggregate demand is and aggregate supply coincide with each other to depict the equilibrium level of the economy. AD approach, ADAS approach and saving investment approach. After that, we have done underemployment equilibrium, full employment equilibrium, and then excess demand and deficit demand. Today, we are going to do how to solve the problem of excess demand and deficient demand. दोनों ही difficult है situations for the economy. हमारी इकोनॉमी में अगर एक्सेस डिमांड होगी तो कल हमने पढ़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ जाएंगे, और अगर डेफिशिएंट डिमांड हुई तो डिफ्लेशनरी प्रेशर्स. गीतांजलि, आप बताओ इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? हमने आगे भी किया था. हाँ जी, कोशिश करें. व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन? बता सकते हैं? यस गीतांजलि, अनम्यूट योरसेल्फ एंड. हाँ जी, जब प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं. ओके, आप बताइए बेटे. सिमरन, आप कोशिश करें. यस सिमरन. मैम एक मिनट. हाँ जी बोलिए. कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन प्राइस बोलना है, इंक्रीज इन प्राइस नहीं बोलना. ठीक है, कॉन्टिन्यूस लगातार इंक्रीज होना जैसे हमारी इकोनॉमी में हो रहा है, इसे कहते हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, जिसकी वजह से एवरीबॉडी इज इन ट्रबल. कॉमन मैन feels great trouble because he is having high level of income but he is unable to purchase the goods due to the high prices. So this is dangerous for the economy. Similarly, depressive जो है, डिप्रेशन वाले ट्रेंड्स है, that are also not healthy for the economy. जब डिप्रेशन आता है तो इकोनॉमी में कोई भी बंदा इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता, और क्या होता है? फॉल इन इनकम होता है, फॉल इन आउटपुट होता है, फॉल इन एम्प्लॉयमेंट. ये हमने कल टॉपिक किया था, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिफ्लेशन एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. अब ये दोनों ही सिचुएशंस कंट्री के लिए अच्छी नहीं है, उनको रिमूव कैसे करना है? मैंने आगे भी आपको बताया कि इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स तो पढ़ते हैं, उनके सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे. जस्ट सी, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड का क्या होती है? when aggregate demand is greater than aggregate supply required at a full employment level. जब डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड बहुत ज्यादा होगी, तब हम क्या करेंगे? ठीक है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ मेथड्स, फिस्कल मेजर्स, मॉनिटरी मेजर्स. फिस्कल मेजर कौन करता है? गवर्नमेंट. और मॉनिटरी मेजर कौन करता है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है. सेंट्रल बैंक हर देश में एक होता है, तो उसका ये आरबीआई नाम है हमारी कंट्री में. फिस्कल पॉलिसी measures adopted by the government. What I have written, you can write, this is the definition. Fiscal policy is the policy concerning with revenue, expenditure and debt management of the government, keeping in mind a few definite objectives. कुछ खास ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के वो पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है. राइट गीतांजलि, किसने बनानी है? गवर्नमेंट ने. क्या बनाना है? पॉलिसी मेजर्स, कि कैसे एक्सेस डिमांड को दूर किया जाए. गवर्नमेंट के हाथ में क्या टूल्स है? अच्छा बताइए बेटे, गवर्नमेंट इनकम कहाँ से करती है जनरेट? सिमरन. यस सिमरन, गवर्नमेंट का इनकम का सोर्स क्या है? आप भी बता सकते हैं गीतांजलि. हाँ जी बोलिए बेटे, शाबाश. मैम हम लोग हैं गवर्नमेंट का इनकम रिसोर्स. हाँ, कैसे है हम लोग इनकम रिसोर्स? जैसे क्या करते? हाँ जी, जैसे मैम कोई भी हमारी, क्या बोलते हैं इनको, कुछ और? मैम हम टैक्स पे करते हैं.
यस मैम। राइट, मेजर सोर्स क्या है? टैक्स पेइंग। और क्या करती है गवर्नमेंट? और भी कोई काम करती है ना गवर्नमेंट देश में? क्या करती है बताइए, फटाफट सोचिए जरा, सोचो सोचो सोचो, क्या करती है, क्या करती है गवर्नमेंट? हाँ जी, कुछ आ रहा है दिमाग में? सड़कें बनाती है। यस मैम। और क्या करती है? हॉस्पिटल्स। जो मैम डिस्पेंसरी वगैरह होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, रोड्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। इन सबको क्या कहते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी कौन कौन सी है? सबसे पहले हम लिखेंगे कि डिक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर देगी, एक्सपेंडिचर करना कम कर देगी, ठीक है। और सेकंड वन है इंक्रीज इन टैक्सेस, इंक्रीज इन टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ। अब देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इन पॉइंट्स को। डिक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब है गवर्नमेंट ब्रिजेस बनाना, पब्लिक कंस्ट्रक्शन करना, हॉस्पिटल्स बनाना, ब्रिजेस बनाना कम कर देगी, ड्यू टू विच द एम्प्लॉयमेंट विल फॉल डाउन। एम्प्लॉयमेंट फॉल करेगी, इनकम फॉल डाउन होएगी, तो लोग डिमांड भी नहीं करेंगे। पैसे नहीं है तो कहाँ से डिमांड करें? एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इनकम नहीं है तो कहाँ से डिमांड करें? तो डिक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर का इम्पैक्ट ये आएगा कि मनी इनकम विल बी लेस एंड people will demand less and control will be there on the excess demand. Am I clear? This point is clear, Simran? आप बोलते रहेंगे तो Yes, अच्छा ma'am. रहेगा सभी बच्चे। Yes, ma'am. Okay. Okay, now I'm saying increase in taxes. Suppose मेरे पास 10 रुपीज थे, ठीक है, 10 रुपीज में से मैंने टैक्स दिया 2 रुपीज का, तो मेरे पास 8 रुपीज खर्च करने को बच गए, राइट? कितने रुपीज बच गए? 8। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स लेना शुरू कर दिया, 2 रुपीज की बजाय 4 रुपीज, तो मेरे पास कितने रुपीज बच गए? 6 रुपीज, ठीक है। 4 रुपीज रख लिए गवर्नमेंट ने और 6 डबल कर दिया टैक्स, तो मेरे पास पैसे कम हो गए, मैं डिमांड भी कम करूंगा, ठीक है। What I will be doing if I have less money income to spend, 2 रुपीज गवर्नमेंट को दिए या 4 रुपीज देने पड़ गए, तो मेरी जो है इनकम कम हो गई, जिसकी वजह से मेरी डिमांड कम हो जाएगी। ये दो जो है टूल्स हैं गवर्नमेंट के हैंड में, जो गवर्नमेंट करती है लोगों को जॉब देने के लिए। कई बार गवर्नमेंट क्या करती है? वो खर्चे भी करती है जिनकी जरूरत नहीं है। जहां पे खर्चा करने की जरूरत है वहां तो गवर्नमेंट करेगी, जहां पे ज्यादा जरूरत नहीं है वहां गवर्नमेंट खर्चा नहीं करेगी। जैसे गवर्नमेंट प्लान आउट कर लेती है इस जगह को डेवलप करने के लिए हम नया जो है एक रोड, लिंक रोड बना दे, तो वो नहीं बनाए, ठीक है। जो गवर्नमेंट को अर्जेंट है वही एक्सपेंडिचर करेगी, जो नहीं अर्जेंट है, डिफेंस पे जरूरत है वहां करेगी, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन करने की जिस जगह पे बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं है, वहां करेगी। लेकिन जहाँ पे है पहले से वहां नहीं करेगी, नया बनाने की कोशिश नहीं करेगी। ऐसे ही टैक्सेस इंक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से people will have less money to spend and there will be a control on the excess demand. Now we come to the monetary policy. ये हमने चैप्टर किया था सेंट्रल बैंक, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। याद रखना है कि आपने यहाँ पे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक ही लिखने हैं। कैसे? जस्ट सी, आई एम गोइंग टू राइट डाउन द वर्क, फर्स्ट वर्क ऑफ द सेंट्रल बैंक, दैट इज बैंक रेट। हमने किया था बैंक रेट डिसाइड करने का काम कौन करती है? सेंट्रल बैंक। इसमें हमने एक्सेस डिमांड को करना है कंट्रोल, तो बैंक रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 2 टाइप के हैं, हम इसको पहले ये भी लिख लें कि क्वांटिटेटिव मेथड्स है और क्वालिटेटिव मेथड्स है। 2 किए थे ना, क्वांटिटी को करना इफेक्ट क्वांटिटेटिव,
मेथड्स। बैंक रेट क्या है? क्वांटिटेटिव। मैंने वहीं से शुरू किया था, फिर से वहीं से करेंगे। क्वालिटेटिव मेथड्स आपको ये याद रखनी है। सेंट्रल बैंक का ही हमने ये जो वर्किंग है वही शुरू कर रहे हैं हम। पहले लिखेंगे इंक्रीज इन बैंक रेट, ये मैंने इंक्रीज इन बैंक रेट लिख दिया। सेकंड क्या है? इंक्रीज इन बैंक रेट के साथ सेल ऑफ सिक्योरिटीज। क्या नाम था इसका उसमें? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, वही है ये। ओपन मार्केट ऑपरेशन कौन सा करना है ये भी लिख रहे हैं हम। सेल ऑफ सिक्योरिटीज, लीगल लिक्विडिटी रेशो, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, ये वो है कैश रिजर्व रेशो, लीगल रिजर्व रेशो। क्वालिटेटिव कौन कौन सी है? क्वालिटेटिव में भी हम करेंगे, एक तो लिखेंगे क्वालिटेटिव में मार्जिन रिक्वायरमेंट, सारे एक्सप्लेन करेंगे मैम, दोबारा से चैप्टर रिवाइज होगा हमारा सेंट्रल बैंक का। मार्जिन रिक्वायरमेंट, उसके बाद हम कर रहे हैं डिस्करेजिंग क्रेडिट, और थर्ड वन हम ले रहे हैं राशनिंग क्रेडिट। Just see, today we are going to do all the things which we have done in central bank, how to control credit. Here we are going to control the excess demand in the economy. These are the tools in the hands of government and the Central Bank of India. Now just see quantitative. First is bank rate. Do you remember what is bank rate? हाँ जी गीतांजलि, आप बता सकते हैं बैंक रेट क्या था? डेफिनेशन कोशिश कीजिए, मैं एक्सप्लेन करूंगी, फिर इसको मैं भी बताऊंगी। हाँ जी, बैंक रेट क्या होता है? यस गीतांजलि, आई एम वेटिंग। अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल। हाँ जी, जो हमें बैंक में हम ब्याज लगाते हैं, हाँ जी, वो बैंक रेट नहीं, वो बैंक रेट नहीं होता। आपको मैंने बोला था, ये आम बोलचाल की भाषा में, ऑर्डिनरी मैन कैन से दैट बैंक रेट इज द रेट विच द बैंक चार्जेस फ्रॉम द पर्सन्स, कमर्शियल बैंक। नो, सेंट्रल बैंक जिस रेट पे बैंक को लोन देता है उसको कहते हैं, जैसे बैंक है हमारे पास, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और ये है कमर्शियल बैंक, और ये है पब्लिक, राइट। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन दिया तो टैक्स चार्ज किया 8%, ये बैंक रेट है, 8% बैंक रेट चार्ज किया, और कमर्शियल बैंक ने 10% चार्ज कर लिया। उसको लोन मिल रहा था 8% पे, 10% देके उसने पैसे कमा लिए, क्योंकि उसने क्या करना है? कमर्स, व्यापार करना है, बिजनेस है उसका, ठीक है। तो बैंक रेट क्या हुआ? वो रेट एट विच रिजर्व बैंक गिव लोन टू द कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक उसको आगे लोन देता है, तो बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे बैंक को उधार मिलता है, राइट। एम आई क्लियर नाउ? 8% मिलता है तो 10% पे सेल करते हैं। अब क्या हुआ? 8% की बजाय रिजर्व बैंक ने बैंक रेट इंक्रीज कर दिया, 8 की बजाय यहाँ पे हो गया 10%, तो यहाँ पे 12% पे तो देगा ही वो, 10 का 12 करना पड़ेगा। अरे पहले हमें 10% पे लोन मिलता था, चीप मनी पॉलिसी थी, अब 12% डियर मनी पॉलिसी हो गई, टाइट मनी पॉलिसी हो गई, हमें महंगा लोन मिल रहा है पब्लिक को, तो पब्लिक कम खरीदेगी, कम खरीदेगी तो डिमांड भी कम होगी। अब क्लियर हुआ? फिर से सुन लीजिए, अगर रिजर्व बैंक 8 की बदले में 10% लोन देगा इंटरेस्ट पे, तो कमर्शियल बैंक 12% करेगा, जिसकी वजह से लोग लोन लेना कम पसंद करेंगे, लेंगे ही नहीं। वो कहेंगे 10 के बदले में 12% लोन भरना पड़ता है, हम नहीं लेंगे, महंगा हो गया लोन, क्यों लूं मैं। तो कम हो जाएगा, एक्सेस डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी। नाउ क्लियर? पॉइंट इज क्लियर सिमरन? यस, आई एम वेटिंग। यस, हाँ जी जैसे आरबीआई बैंक ने हमें 8% लोन दिया, हाँ, और उधर कमर्शियल बैंक हमें 12% लोन दे रहा है। हाँ जी,
तो हमें महंगा people- लोन मिल। हाँ जी, तो पीपल महंगा नहीं लेंगे लोन, 12% वाला नहीं लेंगे, कम लेंगे, लेंगे कम जिनको वाला बहुत लेंगे। अर्जेंसी है। लेंगे ही नहीं, क्योंकि कम वाला मिलना ही नहीं है ना। कम वाला कैसे मिलेगा? जब 12% रेट हो गया, हमें बैंक से जो भी पैसा मिलना है 12% पे मिलना है, वहां कम ज्यादा कुछ नहीं होता। तो फिर क्या होगा? लोग लेंगे ही नहीं लोन, लोग कहेंगे इतना महंगा लोन मैं क्यों लूं। तो इसलिए क्या होगा? एक्सेस डिमांड में कमी आ जाएगी, डिमांड जो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है उसमें कंट्रोल आएगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? सबसे पहले बैंक रेट जो है महंगा हो गया, इंक्रीज इन बैंक रेट मैडम ने इसीलिए लिखा है कि डियर मनी पॉलिसी हो गई। इसको क्या नेम देते हैं? डियर मनी पॉलिसी। उधार लेना महंगा हो गया। क्या हो गया? नाउ इट हैज बिकम वेरी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है कि उधार लेना, तो बैंक से उधार लेना मुश्किल हो गया है। दैट्स व्हाई वी विल टेक लेस लोन। अब पहले 10% मिलता था, नाउ इट इज 12%, सो वी विल नॉट बी एबल टू टेक मोर लोन। व्हाट विल हैपन? दैट एक्सेस डिमांड विल बी कंट्रोल्ड। क्योंकि हमें पैसे ही नहीं मिल रहे हैं तो हम अपना कंस्ट्रक्शन या बिजनेस या इन्वेस्टमेंट को बढ़ा नहीं सकते, जिसकी वजह से डिमांड में कमी आएगी। अब क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट पे चले। यस मैम। सेल ऑफ सिक्योरिटीज, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ये भी कौन करेगा? सीबी, जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज को सेल करेगा। क्या करेगा? कमर्शियल बैंक के आगे कागज पत्तर रख देगा, सिक्योरिटीज रख लेगा, ये लो खरीद लो। पैसे कौन ले लेगा? रिजर्व बैंक। कमर्शियल बैंक को क्या दे दी? सिक्योरिटीज। तो उसके पास कैश ही नहीं है, लोगों को कहां से उधार देगा? जितना कम उधार देगा उतना ही डिमांड कम होगी। ठीक है, तो क्या किया? सेल ऑफ सिक्योरिटीज रिजर्व बैंक ने शुरू कर दी। कमर्शियल बैंक को वो पेपर दे दिए, बदले में मनी खुद ले ली, जिसकी वजह से उधार देना जो है, क्रेडिट देना कम हो जाएगा और जो एक्सेस डिमांड है दैट विल बी कंट्रोल्ड। हमारा काम यही सोचना है कि मनी सप्लाई को कैसे मुट्ठी में किया जाए, कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए। ये कर रहा है रिजर्व बैंक। ये सारे मेथड्स कौन अडॉप्ट कर रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके ऊपर? कमर्शियल बैंक के ऊपर। और कमर्शियल बैंक किसके ऊपर करेगा? लोगों के ऊपर, पब्लिक के ऊपर। क्यों? जो चीज मुझे सस्ती मिलेगी वही मैं सस्ती दूंगी। अगर कमर्शियल बैंक को हर चीज महंगी मिल रही है तो वो आगे भी महंगी ही देगा। आप 10,000 की चीज खरीद के लाए हैं तो 12,000 की तो बेचेंगे, तभी प्रॉफिट आने वाला है, नहीं तो क्या फायदा? 10,000 की चीज 8,000 में थोड़ा ही दे दोगे। तो ऐसे ही जब उसके पास पैसे ही नहीं है तो वो आगे भी कम देगा। उसके पास कैश कम हो गया तो लोगों के पास मार्केट में भी मनी सप्लाई कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड कंट्रोल्ड हो जाएगी। राइट सिमरन? 2 पॉइंट्स हो गए यस हमारे। मैम। नाउ वी आर कमिंग टू लिक्विडिटी रेशो। लीगल लिक्विडिटी रेशो, इसका मतलब ये है कि हर बैंक को अपने पैसों का कुछ पार्ट जमा करवाना पड़ता है। सपोज 1,000 करोड़ रुपए है, इसकी एग्जांपल दे रही हूं मैं यहाँ। 1,000 करोड़ रुपीज है बैंक के पास, उसको 200 करोड़ जमा कराने पड़ते हैं। 800 करोड़ रुपीज जो है उसके पास बच जाते हैं। 200 करोड़ जमा करा रहा है। लीगल रिजर्व रेशियो 20% है। सपोज कि सेंट्रल बैंक कहे कि मेरे पास जो है आप 400 करोड़ जमा कराओ, तो यहां तो 600 करोड़ मिलेगा। देखिए, पहले 1,000 करोड़ में से 200 करोड़ जमा कराते थे तो 800 करोड़ था कमर्शियल बैंक के पास लोगों को उधार देने के लिए। तो अब 200 करोड़ और कम हो गया, क्योंकि लीगल रिजर्व रेशियो 20% से बढ़कर 40% हो गई। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ? इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशो। वो जो रिजर्व में रखने वाली रेशो है वो बैंक ने बढ़ा दी। ठीक है, 40% कर दी। 400 बैंक रिजर्व बैंक रखेगा, 600 करोड़ जो है कमर्शियल बैंक के पास बचेंगे, तो जिसकी वजह से उसके पास मनी इन सर्कुलेशन कम हो जाएगी।
कैश जो है ना बैंक के पास कम हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा कैश वो कहाँ रखेगा? रिजर्व में। किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक को अपने पैसों का कुछ भाग कहाँ जमा करना पड़ता है? रिजर्व बैंक के पास। अगर ये रेशो बढ़ जाएगी तो ज्यादा पैसे जमा हो जाएंगे किसके पास? रिजर्व बैंक के पास। और कमर्शियल बैंक के पास कम पैसे बचेंगे, मनी इन सर्कुलेशन कम हो जाएगी, सप्लाई ऑफ मनी मार्केट में कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड कंट्रोल रहेगी। ये थे क्वांटिटेटिव मेथड्स। इसमें क्या किया? सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल किया, सर्कुलेशन ऑफ मनी को कंट्रोल किया। अब है क्वालिटेटिव मेथड। इसके अंदर 3 पॉइंट हमने लिखे, मार्जिन रिक्वायरमेंट, डिस्करेजिंग क्रेडिट, राशनिंग क्रेडिट। ये पूरा टॉपिक है आपका। मार्जिन रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है? इसका मीनिंग ये है कि इफ वी आर गोइंग टू द बैंक, कोई हमने अपने कार की सिक्योरिटी या मकान की या दुकान की सिक्योरिटी रखवाई 10 लाख की, या 1 लाख ईजी है, हम 1 लाख की कर लेते हैं। 1 लाख रुपया जमा, सिक्योरिटी जमा करवाई, कागज रख के आए, कागज रखे, ठीक है, पैसे उधार लेने के लिए 1 लाख रुपए के गोल्ड रखा हमने, ठीक है, गोल्ड लोन मिलता है ना, 1 लाख रुपए की वैल्यू का गोल्ड लोन रखा, और हमें असल में कितने पैसे मिले, उन दोनों के डिफरेंस को मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। जैसे मेरा गोल्ड है 1 लाख रुपए का, तो मुझे बैंक से जो लोन है ना 1 लाख के बदले में 80,000 रुपीज का मिल रहा है, तो मार्जिन कितना हो गया? 20,000। यानी कि 20,000 अपने पास रखेगा। अगर मैं लाख रुपए के गोल्ड देती हूँ बैंक में तो मुझे 80,000 रुपीज का लोन मिलेगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी माइनस लोन गारंटी, इन दोनों को माइनस करेंगे, 20,000 रुपीज रख लिए। अब क्या करेगी सेंट्रल बैंक? जो है 50,000 रख लेगी या 40,000 रख लेगी तो 60,000 लोन मिलेगा। अरे मैं 1 लाख रुपए की चीज रख के 60,000 का लोन लूंगी? नहीं लूंगी। इतने ज्यादा पैसे कटेंगे तो मुझे फायदा ही क्या हुआ? मेरे पास पैसे ही तो है नहीं, तभी तो मैं लोन रख पे लेने जा रही हूँ, 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी जमा करवा रही हूँ, गोल्ड जमा करवा रही हूँ। क्यों करवा रही हूँ? बिकॉज आई नीड मनी। इफ आई एम गेटिंग ओनली 60,000 आई विल नॉट बी एबल टू टेक द लोन, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी केप्ट इन द बैंक एंड एक्चुअल लोन गारंटीड। अगर 1 लाख के बदले में 80,000 लोन मिलता है तो आई एम रेडी टू टेक, बट अगर मुझे 60,000 ही मिलेगा तो आई विल नॉट टेक। तो ऑटोमेटिकली मैं लोन नहीं लूंगी तो पैसे खर्चूंगी भी नहीं, पैसे होंगे तभी तो खर्चूंगी। Only then I can spend money if I have in my pocket. If I don't have, I will not purchase anything. Clear? Next point करें बच्चे? पूछना है तो पूछ लीजिए up to here. Anything you want to inquire? मैम अगर Yes. हम सिक्योरिटी रखवाते हैं तो हमें कोई फायदा तो नहीं होता, हमें कम में मिलते हैं? जैसे नहीं हमने बेटे, सिक्योरिटी रखवाती हैं तो हमें पैसे मिल जाते हैं, 20% वो रख लेते हैं या 10% रख लेते हैं। मैंने तो एक एग्जांपल दिया है, सपोज 1 लाख के बदले में हमें 5% सिक्योरिटी रखे गवर्नमेंट तो 95,000 देगी, अगर 10 रखेगी तो 90,000 देगी। तो हम किसको प्रेफर करेंगे? जब हमारे कम पैसे कटे जाएंगे। आपकी बात ठीक है ना, कि अगर हमें इतने कम मिलेंगे तो हम नहीं लेंगे, उससे ज्यादा मिले तो लेंगे। तो वही बात सोचेगा ना कोई भी कस्टमर कि मुझे तो 60,000 ही मिल रहा है या 80,000 ही मिल रहा है, मैं नहीं लेना, मेरे को तो कम से कम 90,000 चाहिए। तभी लेंगे ना जब लोन हमें अवेलेबल होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये डिसीजन जो है रिजर्व बैंक का ही होता है, रिजर्व बैंक के बिना कोई और नहीं डिसाइड कर सकता। आप वही सोच रहे हो जो वो चाहता है आप सोचो। बैंक यही तो चाहता है कि बंदा सोचे अरे 10,000 के बदले 1 लाख के बदले में 80 मिल रहा है, मैं नहीं लेता लोन, ठीक है ना। यही चाहता है बैंक कि आप यही सोचो कि नहीं लेना। और अगर आपको 95,000 लेगा तो आप भाग के ले लोगे, तो फिर आप खर्चा भी करोगे, फिर एक्सेस डिमांड भी होगी मार्केट में, सप्लाई तो बढ़ नहीं सकती, क्या बढ़ेगा? प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए क्या करेंगे?
मार्जिन रिक्वायरमेंट को बैंक बढ़ा देंगे। अब क्लियर है पॉइंट? नाउ इज इट क्लियर? चलिए सेकंड पॉइंट पे, नेक्स्ट क्वालिटेटिव मेथड्स का। यस गीतांजलि, पूछना है पूछ लीजिए, दोबारा भी एक्सप्लेन कर देंगे मैम। 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपए के बदले में हमें 95,000 लोन मिल रहा है, वी आर हैप्पी टू टेक। बट अगर इसके बदले में हमें 80,000 मिलेगा तो हम कहेंगे लोन लेना बहुत महंगा है, हमें फायदा ही नहीं है, अपनी इतनी बड़ी चीज हम जाके सिक्योरिटी दे रहे हैं, अपने मकान के कागज दे रहे हैं, अपना गोल्ड रख रहे हैं, ज्यादा पैसे मिले तभी तो ले हम। क्लियर नाउ? यस, लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट, discouraging credit. Reserve Bank of India play the role of the last resort. Okay, he act as a lender of the last resort. अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है, but he is not ready to give loan to the commercial bank. अगर वो लोन देना बंद कर दे, डिस्करेज करे, लोन दे ना या ज्यादा इंटरेस्ट ले, तो मनी की जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगी। डिस्करेजिंग लोन्स यानी कि रिफ्यूज कर दे रिजर्व बैंक कि आई विल नॉट गिव लोन टू यू, कमर्शियल बैंक को बोले, तो ऑटोमेटिकली उनके पास कैश कम हो जाएगा कमर्शियल बैंक के पास, और मनी इन सर्कुलेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड विल बी कंट्रोल्ड। लास्ट पॉइंट है राशनिंग क्रेडिट। आप सबको पता है राशन कार्ड बनता है जिसके ऊपर लिमिटेड चीज मिलती है, ऐसे ही राशनिंग क्रेडिट कर दे बैंकों की। अगर रिजर्व बैंक कह दे कि आपने 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस नहीं करना कमर्शियल बैंक को, या 150 करोड़ का बिजनेस ही करना है, इससे ज्यादा लोन नहीं दे सकते, अलाउड नहीं है, तो राशनिंग हो जाएगी, तो फिर लोन सब और ज्यादा नहीं एक्सटेंड होगा, जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। दैट्स ऑल about the control of excess demand. So any questions regarding this you can ask any point. If you are unable to understand, I will explain again. Yes, kindly ask the questions if you have any. कल हम आपकी डिफिकल्टी करेंगे, सम्स जो रह गए हैं आप कह रहे हो वो सारे रिवाइज कर लेंगे, फिर उनका टेस्ट मैडम ले लेंगे। यस, एनीथिंग यू वांट टू इंक्वायर बच्चे? Okay, thank you. Have a nice day, children. Bye.